बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब अल्लाह ताला की रहमत से खैरियत से होंगे और ईद की खुशियाँ बांटने के बाद अब हमें अपने रूटीन की तरफ आना है। स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स सेक्शन को, रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस, और उसमें हम आई को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी फ्लैशबैक में स्पाइनल कॉर्ड को हमने पढ़ा, उसके बाद रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसके फंक्शंस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम रिफ्लेक्स सेक्शन मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा। उसके बाद रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस में हम बात करेंगे आई, मॉर्फोलॉजी उसकी आई की, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसके डिसऑर्डर्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? बेसिकली ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन, पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। वॉलेंट्री एक्शंस क्या हैं? वो तमाम काम जो हमारी ब्रेन के कंट्रोल के मुताबिक हमारी विल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, वॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन जिन पर हमारा कोई काबू नहीं होता, जैसे दिल की धड़कन या आई का ब्लिंक करना, सांस लेना, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। जो खुद ब खुद हो रहे हैं उसमें हमारी विल का कोई अमल दखल नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ आल्सो वन ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शंस। इसमें क्या होता है कि इमरजेंसी सूरत हाल में अगर कोई रिस्पॉन्स किया है, अगर कोई स्टिमुलस जो है वो इमरजेंसी सूरत हाल में आया है सॉरी सेंसरी नर्व जो थी वो नर्व इम्पल्स को लेके सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड तक मूव करेंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड तक जब ये मैसेज पहुंचा है तो स्पाइनल कॉर्ड ने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये एक इमरजेंसी सूरत हाल है और ब्रेन तक पैगाम को पहुंचाने का टाइम नहीं है। तो स्पाइनल कॉर्ड खुद ही कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करती है और अहकामात जारी कर देती है मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन मोटर नर्व इम्पल्स के ज़रिए से पैगामात इफेक्टर्स तक लेके जाते हैं और उसके बदले में रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में जो दी गई है वो इसी तरह से है कि अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया तो फौरी तौर पर क्या होगा, मैसेज जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से स्पाइनल कॉर्ड तक गया। स्पाइनल कॉर्ड ने उस मैसेज को देखते हुए एक ऑर्डर दे दिया और हाथ को फौरी तौर पर पीछे खींच लिया गया। ये इफेक्टर्स जो थे इन्होंने डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड का हुक्म माना है और रिस्पॉन्स जनरेट किया है। ऐसी सूरत हाल में चूँकि ये नर्व इम्पल्स एक बैंडेड पाथवे फॉलो करती है, एक्चुअल पाथवे इसका क्या था कि ये नर्व इम्पल्स ब्रेन तक जाती और ब्रेन इसके बारे में ऑर्डर्स देता। तो चूँकि ब्रेन ने इसमें पार्ट नहीं किया, अपना रोल प्ले नहीं किया और स्पाइनल कॉर्ड ने इस नर्व इम्पल्स को यहाँ से बेंड कर दिया, तो इस बेंडेड पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। आर्क का मतलब बच्चों टेढ़ा रास्ता होता है, जैसे आप मैप में यूज़ करते हैं आर्क, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये आर्क बन रही है। इस नर्व इम्पल्स के इस पाथवे को हम आर्क कहते हैं और इस पूरे के पूरे अमल को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। हाँ, बाद में जो मैसेजेस हैं वो दिमाग तक जाते हैं और वहाँ पे देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। ये है रिफ्लेक्स एक्शन और इसके साथ इसकी एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। इंसान के अंदर जो सेंसेस हैं वो तकरीबन 5 सेंसेस कंसीडर की जाती हैं, जिसमें डिफरेंट रिसेप्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे सेंस ऑफ स्मेल के लिए नोज़, सेंस ऑफ साउंड के लिए ईयर, सेंस ऑफ साइट के लिए आई, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए टंग और सेंस ऑफ टच के लिए स्किन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंस ऑफ साइट के लिए जो आई हमारे पास रिसेप्टर है उसके बारे में। इसके साथ साथ इस चैप्टर में सेंस ऑफ साउंड यानी ईयर के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो हमें एक्सटर्नली इसके जो स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, पहले हम उस पर बात करते हैं। ये हमारे पास जो ईयर्स होते हैं इनको हम आईब्रोज कहते हैं। यहाँ पे बाल जो हैं ये आई लैशेस कहलाती हैं। ये है आईलिड और इसके साथ साथ ये भी आई लैशेस हैं। ये सारा हिस्सा इसके एनाटॉमी में भी हम डिस्कस करेंगे। खैर यहाँ पे हमें एक नज़र आ रहा है लैक्रिमल डक्ट, लैक्रिमल ग्लैंड। ये लैक्रिमल ग्लैंड जो हैं ये क्या करते हैं, जो आंसू होते हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं।
जो आईलिड होती है वो इन आंसुओं को पूरी आई के ऊपर फैला देती है ताकि किसी भी किस्म के बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सके और फ्रिक्शन भी कम की जा सके। इसके साथ साथ आई लैशेज़ जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स को, हवा में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको दूर करती हैं ताकि वो आई के पास ना आए। इसी तरह से आईब्रोज़ का अपना फंक्शन है कि वो लैक्रिमल ग्लैंड के ऊपर मौजूद होते हैं और इसके टेम्परेचर और मॉइस्चर वगैरह को बरकरार रखते हैं ताकि लैक्रिमल ग्लैंड अपना नॉर्मल काम करता रहे। ये इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स आ गए। अब हम बात करते हैं इसकी एनाटॉमी के बारे में। आई को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास इसकी 3 लेयर्स होती हैं। उन 3 लेयर्स में सबसे बैरूनी लेयर जो हमें वाइट कलर की नज़र आ रही होती है उसे स्क्लेरा कहा जाता है। ये काफ़ी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसका फ्रंट पोर्शन जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये आपको जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, कॉर्निया के बिल्कुल सेंटर में आपको एक ब्लैक होल नज़र आता है, ये है प्यूपल। जी ये है प्यूपल, ये वाइट कलर की स्क्लेरा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल हमारे पास मौजूद होता है जिसे हम आम ज़ुबान में लेंस कंसीडर करते हैं, बट ये लेंस नहीं होता, ये बस एक स्ट्रक्चर है जो लाइट को फोकस कर रहा होता है टुवर्ड द प्यूपल। नेक्स्ट लेयर जो है वो कोराइड कहलाती है। कोराइड के अंदर काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और यही कोराइड जब आई के फ्रंट हिस्से में आती है तो इससे कुछ मसल्स राइज होते हैं, जैसे आइरिस के मसल्स, सेलरी मसल्स, ठीक है। ये सेलरी मसल्स क्या करते हैं, इनके साथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच होते हैं जो लेंस को होल्ड किए हुए होते हैं, और आइरिस के जो मसल्स हैं वो बेसिकली ये प्यूपल जो होता है इसके साइज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एनलार्ज और या डायलेट और स्मॉल करके। ये आइरिस के मसल्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इससे बात करते हैं, हमारे पास सबसे इनर लेयर दैट इज़ रेटिना। रेटिना जो है वो सेंसिटिव होती है और इसी पर इमेज जो है उसको कैप्चर किया जाता है। रेटिना के ऊपर ख़ास तरह के सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम रॉड और कोन सेल्स कहते हैं। रॉड सेल्स जो हैं ये लाइट सेंसिटिव होते हैं और ब्राइट और डिम लाइट जो है उसको सेंस करते हैं। रॉड सेल्स बेसिकली इनके अंदर एक ख़ास तरह का केमिकल पाया जाता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो वो रोडोप्सिन केमिकल अपने कंपोनेंट्स में तब्दील हो जाता है और वहाँ से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से ब्रेन तक जाती है। इसके साथ साथ कोन सेल्स जो हैं ये मौजूद होते हैं रेटिना के ऊपर। 3 बेसिक कलर्स जो हैं उनसे रिलेट कर रहे होते हैं कोन सेल्स। कोन सेल्स जो हैं ये सेंसिटिव होते हैं, इनके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है आइडोप्सिन। जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है इन कोन सेल्स के ऊपर तो वहाँ से कलर्स और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उनको सेंस किया जा सकता है। यहाँ ये जो कैविटी नज़र आ रही है ये कैविटी फिल्ड होती है विद विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर एक जेली लाइक फ्लूइड है जो यहाँ पे मौजूद होता है। वो आई के प्रेशर को और उसके साथ साथ यहाँ पे डार्क एरिया को यानी लाइट को स्कैटर होने से बचाता है बाय कीपिंग इट डार्क। ये आपको ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये अंदर बेसिकली डार्क होता है ताकि लाइट कहीं भी स्कैटर ना करे और एग्जैक्ट फोकस हो सके। जबकि ये फ्रंट हिस्सा जो कॉर्निया के पीछे होता है इसके अंदर एक वाटर लाइक मटेरियल मौजूद होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये है ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन की तरफ जाती है। ऑप्टिक नर्व आई बॉल में जिस जगह एंटर हो रही होती है वहाँ पे कोई भी रॉड सेल या कोन सेल मौजूद नहीं होते और ये जो पोर्शन है ये ऑप्टिक डिस्क है। अगर यहाँ पे किसी आई की फोकस हो रहा है, इमेज को यहाँ फोकस करने की कोशिश की जा रही है तो वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। अलबत्ता लेंस के बिल्कुल पीछे रॉड सेल्स और कोन सेल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, इसलिए इस पॉइंट को फोविया कहा जाता है। ये आई जो हमारी होती है ये इसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना, जो पॉइंट पहले मॉर्फोलॉजी में आता था कि ये मौजूद कहाँ है। ये मौजूद है हमारी जो स्कल है
उसके अंदर एक ख़ास तरह का कैविटी है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, वहाँ पे ये मौजूद होती है। ठीक है जी। इस स्कल के इस पोर्शन को हम ऑर्बिट कहते हैं जहाँ पे आई मौजूद है। ठीक है। ये आई बॉल टोटली तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, जो कि स्कल के अंदर ऑर्बिट के अंदर मौजूद होता है, और ये मसल्स हैं जिनकी मदद से ये आई बॉल वहाँ पे मौजूद रहता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी पर्सन के रॉड सेल्स के अंदर कोई इशू आ जाता है, विटामिन ए बहुत ज़रूरी है इन रॉड सेल्स के काम करने के लिए। विटामिन ए की अगर कमी आ जाए तो रोडोप्सिन मॉलिक्यूल जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, बन नहीं पाता, और ऐसे पर्सन रात को नहीं देख सकते। ऐसे पर्सन को नाइट ब्लाइंडर कहा जाता है, और इस बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। विटामिन ए हासिल करके इस बीमारी से रिकवर किया जा सकता है। इसके बरक्स अगर किसी पर्सन के अंदर खुदा न खास्ता कौन सेल, किसी ख़ास कलर का कौन सेल जो है वो डिफेक्टिव हो गया है, तो उस पर्सन को वो कलर या उसकी शेड जो है वो प्रॉपर नज़र नहीं आते। ऐसे पर्सन को, इस डिज़ीज़ को हम कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस, और ऐसे पर्सन को कलर ब्लाइंड। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ताहम इसको ठीक किया भी जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ आई। डिसऑर्डर ऑफ आई पर जाने से पहले हम एक नॉर्मल आई जो है उसको देखते हैं ज़रा कि आई के अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग होती कैसे है। ये देखें, ये लाइट रेज एक ऑब्जेक्ट की जो है वो कॉर्निया से होती हुई लेंस में से गुजरती हैं, और लेंस जो है उसमें से होती हुई ये रेटिना के ऊपर फोकस होती है। रेटिना पर इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनता है, और इन्वर्टेड इमेज ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से ब्रेन तक ये मैसेज जाता है। ये इन्वर्टेड इमेज जो है इसको ब्रेन ऑटोमेटिकली सीधा करके देखता है। ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइट हो रही है। ये भी एक नॉर्मल रे जो है वो आती हुई दिखाई दी है कि यहाँ पे देखें तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा इमेज है। ये एक फ्लावर है तो यहाँ पे इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रहा है। अच्छा, होता क्या है, जो हम डिसऑर्डर्स डिस्कस करने लगे हैं उसमें बाज़ आई बॉल जो है उसका साइज़ चेंज हो जाता है। दो तरह की कंडीशन है, माइओपिया और हाइपरमेट्रोपिया। माइओपिया में क्या होता है कि आई बॉल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लेंथी हो जाता है, जिसकी वजह से रेटिना जो है वो पीछे चला जाता है और फोकस प्रीवियस पॉइंट पर ही हो रहा होता है। अब इमेज जो है वो रेटिना पर नहीं बन रहा तो नज़र भी नहीं आएगा। ऐसे पर्सन्स जो हैं उनके लिए दूर की चीज़ों को देखना जो है वो आसान होता है, बट नज़दीक की चीज़ें जो हैं उनके लिए वो मायोपिया में नज़दीक की चीज़ों को वो देख सकते हैं क्लियरली, दूर की चीज़ों को देखना उनके लिए मुश्किल होता है। इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है कि ऐसी आई को अगर हम कनकेव लेंस अगर प्रोवाइड कर दें तो मायोपिया जो है उसको ट्रीट किया जा सकता है। कनकेव लेंस उसकी आई साइड जो है उसको बेहतर कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ऐसी कंडीशन में आई बॉल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा छोटा हो जाता है, उसकी लेंथ में कमी आ जाती है, जो स्फेरिकल नेचर है वो कम हो जाती है, और पॉइंट ऑफ फोकस पीछे कहीं बन जाता है, रेटिना पर इमेज फोकस नहीं हो पाता। ऐसे लोग जो हैं वो दूर की चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं, नज़दीक की चीज़ को वो प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकते। तो इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, वहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करके। यहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया है। इसकी समरी देख लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्स एक्शन, और उसके बाद रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस, जिसमें आई, उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शनिंग और डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ डिस्कस करें और क्वेश्चन करें, और स्मार्ट क्लास को ऑनलाइन यूज़ जो है वो जारी रखें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।